क्या आपके एसी ठीक ठाक से कूलिंग नहीं दे पा रहा है? ऑनलाइन रिव्यूज को चेक करके आपने अपना मनपसंद एसी तो ले लिया, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तब आपके एसी आपके रूम को कूल ही नहीं कर पाता या फिर कूलिंग देने में काफी टाइम लेता है। आपने एसी के एयर फिल्टर्स को भी अच्छे से क्लीन करके देख लिया, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका एसी ठीक से कूलिंग नहीं दे पा रहा है या फिर आप एक एसी खरीदने वाले हो और आप चाहते हो कि आपका एसी बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, तो इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप करे देखते रहिए। आपके एसी में क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्या क्या गलतियां आप करते हो जिस वजह से आपका एसी ठीक ठाक से कूलिंग नहीं दे पाता, इस बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि उस प्रॉब्लम का सलूशन भी आपको इस वीडियो में मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या रीजंस एक एसी के इंडोर यूनिट या फिर आउटडोर यूनिट में हो सकता है जिस वजह से वो आपके रूम को ठीक ठाक से कूलिंग नहीं दे पा रहा है। पहला रीजन है डर्टी एयर फिल्टर्स। दोस्तों, ये रीजन आप में से ज्यादातर लोगों को ही पता है। एसी ठीक ठाक से कूलिंग ना दे पाने की एक बहुत बड़ी वजह है उसके एयर फिल्टर्स में धूल मिट्टी जमा हो जाना। एक गंदा एयर फिल्टर एसी के डक्ट्स के अंदर हवा के आने जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिल्टर में धूल मिट्टी कभी कभार एवापोरेटर कॉइल को भी फ्रीज कर देता है, जिससे आउटलेट से ठंडी हवा आपके रूम के अंदर नहीं पहुंचती। दोस्तों, इसका सोल्यूशन काफी सिंपल है। आप अपने एसी के इंडोर यूनिट को ओपन कीजिए और एयर फिल्टर्स को रिमूव कीजिए। इसके बाद फिल्टर्स को अच्छी तरह से पानी से धोइए और फिल्टर सूख जाने के बाद वापस एसी में लगा दीजिए। इससे एसी का कूलिंग परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाएगा। रीजन नंबर 2, डर्टी आउटसाइड यूनिट। दोस्तों, एक एसी के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए उसके आउटडोर यूनिट का क्लीन होना भी बहुत जरूरी है। हमारे एसी का इंडोर यूनिट रूम के अंदर से गर्म हवा को एब्जॉर्ब करता है और उसे आउटडोर यूनिट में भेजता है। आउटडोर यूनिट में कंडेंसर होता है जो उस गर्म हवा को ठंडे हवा में तब्दील करता है। आउटडोर यूनिट में अगर धूल मिट्टी जमा हो जाए तो कंडेंसर ठीक से काम नहीं करता। आपके एसी का सही से कूलिंग नहीं दे पा रहा है तो उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि उसका कंडेंसर गंदा हो चुका है। इसका साफ साफ सोल्यूशन ये है कि आप आउटडोर यूनिट को भी टाइम टू टाइम क्लीन करें। इस काम के लिए आपको टेक्नीशियन को बुलाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आउटडोर यूनिट को क्लीन करना इंडोर यूनिट के फिल्टर्स को क्लीन करने जैसा आसान नहीं है। मैं रिकमेंड करूंगा कि ये काम आप एक टेक्नीशियन से ही करवाएं। रीजन नंबर 3, फॉल्टी फैन मोटर। दोस्तों, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट को क्लीन करने के बाद भी अगर काम नहीं बनता तो हो सकता है कि आपके एसी के फैन के मोटर में कुछ प्रॉब्लम है। ऐसे में आपको किसी एक्सपर्ट को बुला के मोटर को रिप्लेस करना चाहिए या फिर रिपेयर करना चाहिए। रीजन नंबर 4, लो रेफ्रिजरेंट लेवल। दोस्तों, हर एसी में एक रेफ्रिजरेंट फ्लूइड होता है जो रूम की गर्म हवा से हीट को एब्जॉर्ब करता है। अगर एसी में रेफ्रिजरेंट का लेवल कम हो जाए तो एसी ठीक से कूलिंग नहीं दे पाएगा। कभी कभार कुछ एसीज में रेफ्रिजरेंट लीक होने की वजह से एसी ठीक ठाक से कूलिंग नहीं दे पाता। आपके एसी का ठीक ठाक से कूलिंग ना दे पाने की ये एक वजह हो सकती है, लेकिन आपको समझ में कैसे आएगा कि रेफ्रिजरेंट लीक हो रहा है या नहीं? तो दोस्तों, अगर आपके एसी से हिसिंग या फिर बबलिंग साउंड निकलता है या फिर आउटडोर यूनिट में थोड़ा थोड़ा बर्फ जमा होता है तो फिर आप समझ जाओ कि रेफ्रिजरेंट लीक हो रहा है। ऐसे में आपको किसी प्रोफेशनल को बुला के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। रीजन नंबर 5, डैमेज कंप्रेसर। किसी भी एसी के कूलिंग प्रोसेस में एक कंप्रेसर काफी वाइटल रोल प्ले करता है। अगर कंप्रेसर डैमेज हो जाए तो फिर आपका एसी कूलिंग नहीं दे पाएगा। दोस्तों, अगर एसी ऑन करते ही गर्म हवा निकलता है या फिर एसी का आउटडोर यूनिट बहुत ज्यादा नॉइस करता है या फिर एसी को ऑन करते ही आउटडोर यूनिट वाइब्रेट करने लगता है तो आप समझ जाइए कि आपके एसी का कंप्रेसर डैमेज हो रहा है। ऐसे में आपको एक एक्सपर्ट को बुला के कंप्रेसर को रिप्लेस करना पड़ेगा। इसके अलावा एसी के थर्मोस्टेट के सेटिंग में अगर गड़बड़ी हो जाए तो एसी की कूलिंग में फर्क आता है। अगर आपका थर्मोस्टेट ऑन मोड पर है और आपका एसी कूलिंग नहीं दे पा रहा है तो आपको उसे ऑटो मोड पर रखना होगा। और एसी के डक्ट्स में लीकेज हो तो भी एसी कूलिंग नहीं दे पाता। दोस्तों, ये तो कुछ प्रॉब्लम्स हो गई जो एक एसी में हो सकता है, और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको टाइम टू टाइम एसी का सर्विसिंग करना होगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं आपकी गलतियों की वजह से। ज्यादातर टाइम एक एसी खरीदने से पहले हम हमारे रिक्वायरमेंट को ना समझते हुए ही एक एसी ले आते हैं, और बाद में जब वो ठीक ठाक से कूलिंग नहीं दे पाता तब हम ब्रांड्स को बुरा भला कहते हैं। जितने भी पॉइंट्स अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए और कोशिश करिए कि नेक्स्ट टाइम जब आप एक एसी खरीदे तो इन गलतियों को अवॉइड करें। अंडरसाइज्ड एसी। एक बड़ी गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो है अपने रूम साइज को ना समझते हुए ही एक एसी ले आते हैं। अगर आपका रूम बड़ा है और अपने रूम के साइज के हिसाब से आप एक छोटा एसी ले आते हो तो आपका एसी चाहे कितना बढ़िया ब्रांड का ही क्यों ना हो,
या फिर कितने भी एडवांस फीचर के साथ आता हो, वो आपके रूम को कूल नहीं कर पाएगा। पहले रूम के रिक्वायरमेंट को समझना जरूरी होता है। अगर आपका रूम 100 स्क्वायर फीट तक का है तो 0.8 टन, 150 स्क्वायर फीट तक का है तो 1 टन, 250 स्क्वायर फीट तक का है तो 1.5 टन और 400 स्क्वायर फीट तक का है तो 2 टन का एसी आपको लेना चाहिए। दूसरी गलती, चूजिंग द रॉन्ग टाइप। आपको एक इन्वर्टर एसी चाहिए और आप नॉन इन्वर्टर एसी खरीद के लाते हो, या फिर आपका रिक्वायरमेंट है एक नॉन इन्वर्टर एसी पर आप इन्वर्टर एसी खरीद के ले आते हो, तो आपके एसी आपके रूम को सही से कूलिंग नहीं दे पाएगा। अगर आपका रूम टॉप फ्लोर पर है या फिर आपके रूम के दीवारों पर या फिर छत पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, तो आप एक नॉन इन्वर्टर एसी लो, क्योंकि ऐसा रूम गर्मियों के टाइम काफी गर्म हो जाता है और रूम के अंदर इंस्टेंट कूलिंग की जरूरत होती है जो एक नॉन इन्वर्टर एसी ही दे पाता है। लेकिन अगर आपके रूम के दीवारों पे या फिर छत पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता या फिर थोड़ी ही देर के लिए पड़ता है, तो आप एक इन्वर्टर एसी लो। अगर आपका रूम एयर सील्ड नहीं है तो आप एक नॉन इन्वर्टर एसी लो। दोस्तों, अगर आपके रूम में खिड़की दरवाजे बराबर लगे हुए हैं और उन्हें बंद किया जा सकता है तो ऐसे रूम को एयर सील्ड रूम कहा जाता है। लेकिन अगर आपके रूम में कोई दरवाजा या फिर खिड़की की जगह सिर्फ पर्दा लगा हुआ है या फिर वो जगह खाली है, तो ऐसे रूम को एयर सील्ड नहीं कह सकते। ऐसे रूम के लिए आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। ऐसे रूम को एक नॉन इन्वर्टर एसी बढ़िया कूलिंग दे सकता है। लेकिन अगर आपका रूम एयर सील्ड है तो फिर आप एक इन्वर्टर एसी लो। एक एयर सील्ड रूम को एक इन्वर्टर एसी बेहतरीन तरीके से कूल कर सकता है। आप जहाँ रहते हो वहाँ पे अगर पावर कट ज्यादा होता है तो आप एक नॉन इन्वर्टर एसी लो, क्योंकि एक नॉन इन्वर्टर एसी ऑन करने के बाद तुरंत ही रूम को ठंडा कर देता है और इसके बाद अगर पावर कट हो भी जाए तो रूम काफी देर तक ठंडा रहता है। लेकिन अगर आप जहाँ रहते हो वहाँ पावर कट ज्यादा नहीं होता तो आप एक इन्वर्टर एसी लो, क्योंकि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलने पर एक इन्वर्टर एसी स्मूथ कूलिंग देता है। गाइस, एसी बाइंग गाइड के बारे में अगर आपको और भी जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ वीडियोस के लिंक दे दूंगा, आप उन्हें जरूर चेक करें। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका एसी बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे आपको बेहतरीन कूलिंग देता रहे, तो आपको टाइम टू टाइम अपने एसी का सर्विसिंग करना होगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 3 महीने में एक बार किसी एक्सपर्ट से अपने एसी का सर्विसिंग जरूर कराएं। और अगर आप एक नया एसी लेना चाहते हो तो जो भी पॉइंट्स मैंने वीडियो के सेकंड पार्ट में बताया उन पॉइंट्स पर आप जरूर फोकस करें। दोस्तों, नीचे एक पीडीएफ में मैं मेरे रेकमेंड किया हुआ टॉप 5 इन्वर्टर एसी और टॉप 5 नॉन इन्वर्टर एसी के लिस्ट दे दूंगा, आप उस लिस्ट को जरूर चेक करें। और कोई भी सवाल आपके मन में एसी से रिलेटेड हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।